हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलियोरिंग शिक्षा द्वार। मैं आसिम आदिल आप सभी का इंग्लिश टीचर स्वागत करता हूं। आज हम लोग एएमयू में बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन जो होते हैं उनको उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2024-25 सेशन का उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। और आप सब लोग जानते हैं कि जो लोग मेरी वीडियो दूसरी बार देख रहे हैं, यानी कि सेकंड पार्ट है ये हमारा, इसका जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैंने 25 क्वेश्चंस कवर किए हैं, जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस थे, ठीक है, उनको कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो हमारे 25 हो गए थे क्वेश्चन, अब हम आगे नेक्स्ट यानी कि 26 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हमारा जो ये क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन, ये 66 नंबर, ये अकॉर्डिंग टू एग्जाम का जो पेपर आया था उसके हिसाब से लिखा हुआ है। ठीक है ना। फिल इन दी एप्रोप्रिएट वर्ड, हमें इसमें सही वर्ड फिल करना है। इस ब्लैंक में क्या होगा, पहले तो हम सेंटेंस देखेंगे, उस हिसाब से फिर फिल करेंगे। देयर वॉज लिटिल होप, ठीक ना। देयर वॉज लिटिल होप का मतलब यानी कि बहुत ही कम आशा थी। किस चीज की आशा थी? दैट ही डैश सर्वाइव, कि वो डैश और सर्वाइव यानी कि जिएगा। ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है, कोई ऐसी कंडीशन में है पर्सन जो कि बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हालत में है, ठीक है ना, या उसको कोई ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ही लास्ट स्टेज में है या बहुत परेशानी में है उस चीज को लेकर के, वो तो शायद ही ये उम्मीद थी हमें पहले कि वो जिएगा। तो जब इस तरीके की कोई चीज होती है जिसमें हमें किसी चीज के बारे में पता नहीं होता है या हमें अंदाजा लगाते हैं या ऐसा कहते हैं कि हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा वो करेगा, ऐसा होगा, तब हम वहां पर, अब जैसे हमने ये कहा कि वो सरवाइव करेगा, ठीक है ना, या होगा, ये चलो करेगा लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब हम ये कहेंगे सर ये तो फ्यूचर में आ रहा है, जैसे हम कहते हैं ना मैं ये काम करूंगा, ठीक, मैं ये काम करूंगी, लेकिन वहां पर जब हमें डेफिनेट पता होता है कि मैं ये काम करूंगा, दैट आई विल डू दिस, ठीक है ना, यू विल डू दिस, तुम ये काम करोगे, तब वो चीज विल में आती है। लेकिन जब एक जहां पर एक हम सोचते हैं उस चीज के बारे में, यानी कि एक तरीके से इमेजिन करते हैं, इमेजिन करने मतलब हमने कुछ चीज नहीं सोच ली है, यानी कि हम एक उम्मीद कर रहे हैं, ये किस चीज की उम्मीद नहीं है होने की, उस जगह पर हम वुड जो वर्ड है इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके। अदरवाइज अगर हम पहले ऑप्शंस वाइज देखें तो देयर वाज लिटिल होप दैट ही वाज सर्वाइव, बहुत कम आशा थी कि वो जीता था, ठीक है, तो वाज तो नहीं होगा। ठीक है। शुड की बात करेंगे अगर हम, ठीक है ना, तो दैट ही शुड सर्वाइव, शुड का मतलब चाहिए वर्ड जब हम लिखते हैं, ठीक है ना, जैसे यू शुड कीप योरसेल्फ अवे, यू शुड कीप अवे फ्रॉम बैड बॉयज, इस तरीके से लिखते हैं ना। तो शुड जब आ गया हमारे पास तब हम ये कहेंगे देयर वाज लिटिल होप दैट ही शुड सर्वाइव, बहुत ही कम इस बात की आशा थी या इस चीज की आशा बहुत कम थी कि उसे जीना चाहिए, तो शुड नहीं होगा। विल और वुड, इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैंने आपको समझाया, ठीक है ना। ये फ्यूचर टेंस है जिसमें हमें डेफिनेटली किसी चीज के बारे में पता है जब हम यूज कर रहे हैं। ओके। लेकिन ये वुड जब वर्ड यूज आता है तब हम ये कहते हैं कि जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं या कहते हैं कि ऐसा क्यों या ऐसा क्या होगा, जैसे कहते हैं कि ये सोचो कि तुम देश के प्रधानमंत्री बन गए हो, तो क्या मैं क्यों सोचूं, यानी कि व्हाई वुड आई थिंक या व्हाई वुड आई इमेजिन, मैं ऐसा क्यों सोचूं, तब हम इस चीज के बारे में लिखेंगे जहां पर हम कोई डेफिनेट चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन या अकॉर्डिंग टू सेंटेंस अगर हम देखें तो हमारे ये तीन ऑप्शन जो एलिमिनेट हो जाएंगे। हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर ए वाला ऑप्शन है, वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लूरल ऑफ सीरम, ठीक है। सीरम का जो प्लूरल वर्ड है वो सेरा, सीरम्स, सीरम या सेराफ्स है, ठीक है ना। तो पर्टिकुलरली ये ज्यादातर मेडिकल लाइन में यूज किया जाता है। तो सीरम का जो प्लूरल वर्ड है वो होता है सेरा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, बाकी तो प्लूरल इसके नहीं होते हैं या यूज ही नहीं होते हैं ये वाले वर्ड एज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ सीरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट विद हाई पे इज कॉल्ड, ठीक है ना। एक ऐसा ऑफिस जिसमें काम नहीं है लेकिन आपकी पे बहुत अच्छी खासी है, उसे क्या कहते हैं? सैनिक्योर, ऑनररी, कोजी, इनकम्बस्टिबल। कोजी का मतलब तो बहुत आरामदेह हो गया, ठीक है ना। इनकम्बस्टिबल जो कि जलता नहीं है, ठीक है ना। ऑनररी, ऑनररी आप कह सकते हैं कि किसी को रेस्पेक्ट के तौर पर कोई पोस्ट दी जाती है, ठीक है ना। अभी इसका समझाता हूं। और साइनिक्योर जो है इसका मतलब है ये वाला जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है, एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट विद हाई पे इज कॉल्ड, उसे कहते हैं साइनिक्योर। एक ऐसा ऑफिस जिसमें काम नहीं है लेकिन पे बहुत अच्छी खासी मिलती है आपको, ठीक है ना। ऑनररी का मतलब आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, शायद आपने कहीं लिखा देखा हो या कहीं पढ़ा हो, जैसे अब जैसे हमारे रिसेंट एक आर्मी चीफ थे,
ठीक है ना, जो बाद में CDS बने, जनरल बिपिन रावत, उनको ऑनररी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है ना, ऑनररी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहाँ का बनाया था? नेपाल आर्मी का। ठीक, यानी कि उनको एक तरीके से इस उनके काम को लेकर के, जो उनका बैकग्राउंड था, जो उनका कैरियर रिकॉर्ड था, उसको लेकर के उनको एक तरीके से उपाधि दी गई थी, ठीक है ना। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा कि परमवीर चक्र अवार्डीज हैं एक, ठीक है ना, एक का नाम बता रहा हूँ मैं, उनका नाम है बाना सिंह, ठीक है ना। तो जब वो रिटायर होने वाले थे तो वो लेफ्टिनेंट की रैंक पे थे, लेकिन फिर बाद में उनको ऑनररी कैप्टन की रैंक दे दी गई थी। तो ऑनररी का मतलब ये होता है कि उनके काम को लेकर के एज अ रेस्पेक्ट कोई चीज उनको दी जाती है, एक पोस्ट उन्हें रेस्पेक्ट के तौर पे दी जाती है, ठीक है ना। वो चीज उस पोस्ट को उन्होंने कभी संभाला नहीं, यानी उस पोस्ट पे कभी उन्होंने काम नहीं करा, ठीक है ना, वो चीज हो गई ऑनररी रैंक। ठीक, तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर जो है वो ए वाला ऑप्शन है, सैनिक की ओर। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट वर्ड, हमें इसमें सही वर्ड बताना है। श्याम प्रेसाइडेड डैश द मीटिंग, तो इसमें हमारा सही प्रपोजिशन हमें फिल करना है। ओके, प्रेसाइडेड के साथ हमेशा ओवर आता है, ठीक है। तो प्रेसाइडेड अब किसी चीज के ऊपर तो नहीं होगा, प्रेसाइडेड इन किसी चीज के अंदर नहीं होगा, इनटू भी वही होगा, कहते ना कि पानी के अंदर कोई चीज चली जाएगी, ठीक है ना, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द लेक या पॉन्ड, तो वो चीज हो गई, उसे वहां पे इनटू वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। और मैंने बताया प्रेसाइडेड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन के तौर पर ओवर यूज होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन डी ओवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेज विद द एप्रोप्रिएट वर्ड, हमें इसमें इस फ्रेज को सही वर्ड से फिल करना है, ठीक है ना, मतलब कंप्लीट करना है। एज ड्राई एज, सूखा होना, ठीक है ना। अब इसका देखिए, डस्ट, डस्क, हेड या हेयर। डस्ट का मतलब क्या हो गया? वही धूल मिट्टी। डस्क तो मतलब एक वेदर फिनोमिनन होता है, उसे कहते हैं, ठीक है ना। हेड का मतलब हो गया सिर हमारा, हेयर का मतलब बाल हो गए, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि एज ड्राई एज, ठीक है ना, जैसे हम कभी भी लिखते हैं ना, एज फास्ट एज हॉर्स, या एज स्ट्रॉन्ग एज हॉर्स, एज फिट एज फिडल, ठीक है ना। ये कुछ इडियम्स होते हैं। इसी तरीके से ये फ्रेज है हमारे पास, एज ड्राई एज, ठीक है ना, यानी कि एज ड्राई कि इतना सूखा है, कितना सूखा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है हमारा, वो हम यहाँ देख रहे हैं कि सिर की तरह सूखा, कि बाल की तरह सूखा, किसी मौसम का एक फिनोमिनन होता है ये डस्ट, ठीक है ना। जब थोड़ा वेदर बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा होता है जो हमें बहुत कूल फील कराता है, उस चीज में यूज होता है जब यहाँ पर। तो एज ड्राई एज, धूल मिट्टी वाला जो है ये डस्ट है, इसका सही आंसर है डस्ट। ये एक प्रॉपर फ्रेज होता है, एज ड्राई एज डस्ट, ठीक है ना। अब इसको ये कब यूज करते हैं? जैसे मान लेते हैं कि आपका कोई भी दोस्त है, कोई परेशानी ऐसी है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा बिल्कुल अपसेट लग रहा है, तो आपने कहा कि मैं उससे मिला था तो वो बिल्कुल एकदम ही वॉज लुकिंग एज ड्राई एज डस्ट, यानी कि उसका चेहरा बिल्कुल सूखा हुआ था, वो बहुत ज्यादा जो भी अपनी परेशानी है उसको लेकर के इतना परेशान था कि उसके चेहरे पे वो चीज साफ झलक रही थी, उसका चेहरा बिल्कुल मिट्टी की तरह सूखा हुआ था। ओके, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए वाला ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये एप्स है, एप्स क्या हो गए? मतलब वही मंकी फैमिली वाली जो है, मंकी खुद एप्स फैमिली के होते हैं। एप एक ग्रेटर सर्किल है, मंकी स्मॉलर सर्किल है, ठीक है ना। इसमें एप्स में ये हमारे गोरिल्ला वोरिल्ला भी आते हैं। तो यहाँ पर क्या, ये गिबर है, चैटर है, ग्रावल है, ये शरीक है, ठीक है ना। तो ये जो है ये साउंड्स हैं, ये सारी जो हैं ये है साउंड्स। तो एप की साउंड क्या है ये पता होनी चाहिए हमें, ठीक है। तो हमें एनिमल्स की साउंड्स भी याद करनी है, ठीक है, ये चीज हमें ये बताती है। सॉरी, तो एप्स जो है वो गिबर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गिबर, ठीक है ना। और चैटर जो होते हैं वो मंकी करते हैं, ग्राउल जो होते हैं वो डॉग करते हैं। आप कहेंगे डॉग तो बार्क करते हैं, डॉग भौंकता है जब वो बार्क होता है, लेकिन जब डॉग वो एकदम रात में आपने देखा होगा कि चीखता है, मतलब आवाज निकालता है, वो आऊ वाली, वो उसे कहते हैं ग्राउल, ठीक है ना। और शरीक जो है वो आउल करता है। तो ये इन सबकी साउंड है। तो एप्स की साउंड है यहाँ पे गिबर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ए वाला ऑप्शन है गिबर। गवर्नमेंट बाई
पर्सन्स ऑफ हायर सोशल ऑर्डर, ठीक है ना, जब बहुत ही ज्यादा हायर सोशल ऑर्डर यानी कि बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल लोग जब गवर्नमेंट को चलाते हैं उस चीज के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी, कैसे बताएं, एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है हाई, एरिस्टोक्रेट का मतलब ये होता है बिलोंगिंग टू हाई सोशल ऑर्डर, ये बिलोंगिंग टू हाई प्रोफाइल सोसाइटी। हाई प्रोफाइल समझ रहे हैं ना कि बहुत ही ज्यादा मतलब पैसे में भी अमीर हैं, सारे यार दोस्त जो हैं उनके वो भी उसी हैं, उनका बिजनेस बहुत बड़ा है, लोगों में ऐसे उठने बैठना है उनका, जो बड़े बड़े बहुत ज्यादा बिजनेस टाइकून टाइप लोग होते हैं वो। डिक्टेटरशिप यानी कि बिल्कुल एकदम तानाशाही जो होती है। डेमोक्रेसी जो हमारे यहाँ इंडिया में है कि भैया हमारे यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको हम चुनते हैं और फिर वो हमारे लिए जो भी कानून होते हैं वो बनाते हैं। प्लूटोक्रेसी, ठीक है ना, इसमें भी बहुत ही कम लोग, जब कुछ कम लोग होते हैं, ठीक है ना, थोड़े ज्यादा, जैसे ये हायर सोशल ऑर्डर है वो थोड़ा मीडियम सोशल ऑर्डर आ जाएगा, वो लोग जब राज कर रहे हैं तब हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ से मैंने आपको बताया एरिस्टोक्रेट का मतलब कि बिलोंगिंग टू हाई प्रोफाइल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर गवर्नमेंट बाई पर्सन ऑफ हायर सोशल ऑर्डर का एरिस्टोक्रेसी है, इसका ए वाला पार्ट सही आंसर, ठीक है। अब कुछ लड़कों ने शायद कहीं जगह पे एरिस्टोक्रेट करके एक वो देखी होगी, बियर आती थी यानी क्या आता था उसका एड भी बहुत आता था उसका, ठीक है ना। तो एरिस्टोक्रेट का मतलब ही वही है कि बहुत ही ज्यादा जो हाई प्रोफाइल लोग उनके पीने ना उनके हिसाब से वो उसका नाम रखा था, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, एरिस्टोक्रेसी। सिनोनिम फॉर द वर्ड ट्यूलाइट, ठीक है ना, तो ट्यूलाइट का जो मतलब है वो क्या है, डॉन, सनराइज, सनशाइन और डस्क, ठीक है ना। ट्यूलाइट को आप ऐसे समझ लिए कि बिल्कुल एकदम मतलब जब हल्की हल्की सुबह हो रही होती है और रात खत्म हो रही होती है, ठीक है ना, तो उस चीज को कहते हैं, सॉरी, जब हल्की हल्की शाम हो रही होती है, ठीक है ना, और रात शुरू हो रही होती है, दिन खत्म हो रहा होता है, यानी कि बिल्कुल जब दिन हमारा एंड होता है, ठीक है ना, और या नाइट स्टार्टिंग होती है, दिन लिख दिया मैंने डे की जगह, वो होता है, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम होगा वर्ड डॉन, इसका उल्टा होता है, जो मैंने आपको बताया ना, क्या कहते हैं, जो डॉन होगा इसमें आप ये समझ लिए कि नाइट का एंड हो रहा होगा और मॉर्निंग स्टार्ट हो रही होगी, और डस्क में इसका उल्टा है, मतलब कि डे खत्म हो रहा होगा ऐसा मान के चलें आप, और नाइट शुरू हो रही है। तो ट्यूलाइट का जो मतलब है वो है यहाँ पर डस्क, ठीक है। सनराइज का मतलब कि सन का उगना, शाइन का मतलब कि चमकना, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्यूलाइट वर्ड जो है इसका सिनोनिम है डस्क, जबकि जिसमें ट्यूलाइट का मतलब ये होता है कि दिन जो होता है वो खत्म हो रहा होता है और रात शुरू हो रही होती है। जैसे आपने देखो कि इंग्लिश मूवी है बहुत ज्यादा फेमस है वो ट्यूलाइट करके, तो उसमें वो जो लोग होते हैं वो दिन में तो निकलते हैं लेकिन रात में मतलब वो कुछ वो वेम्पायर वगैरह से जो बन जाते हैं ना, तो वो उन्हीं से रिलेटेड वो पिक्चर में जो कंसेप्ट है वो ज्यादातर उसी तरीके से, जिसमें वो रात में वो अपने सारे काम करते थे, ठीक है ना, दिन में वो एक तरीके से नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करते थे, इसलिए उस पिक्चर का नाम ट्यूलाइट है। टू ड्रॉ द लाइन मीन्स, ठीक है ना, तो इस चीज से आप समझेंगे कि कैसे बताएं, शायद आप लोगों ने जैसे अगर रामायण थोड़ी बहुत सुनी है या कहीं पढ़ी है, या बहुत सारे लोगों ने देखी भी होगी, बचपन में आती थी रामायण, ठीक है ना, द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम, वो बहुत देखी है, बहुत अच्छी लगती थी वो। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जब राम जी जो होते हैं वो हिरण के पीछे चले जाते हैं, ठीक है ना, और सीता जी और लक्ष्मण जो होते हैं वो घर पे रह जाते हैं, तो लक्ष्मण जब राम की आवाज सुन करके जब जाते हैं उनको देखने के लिए जंगल में, ठीक है ना, सीता के कहने पे लक्ष्मण जाते हैं, तो फिर वो एक वो लक्ष्मण रेखा खींच के जाते हैं, तो क्या करते हैं वो एक लाइन ड्रॉ करके जाते हैं। तो इसका मतलब आप समझिए क्या है, टू ड्रॉ अ लाइन, यानी कि एक लिमिट बना दी उन्होंने कि नहीं आप इससे आगे नहीं जाएंगे, उनके लिए एक लिमिट तय कर दी, ठीक है ना। तो डू ड्रॉ द लाइन मीन्स टू डिसाइड वंस ऑक्यूपेशन, ठीक है ना, ये डिसाइड करना कि हम क्या ऑक्यूपेशन करना चाहेंगे। टू प्रिपेयर फॉर अ बैटल, लड़ाई के लिए तैयार होना। टू सेट लिमिट्स, ठीक है ना, लिमिट्स सेट कर देना कि हाँ ये आपकी लिमिट है, ये सेट कर दी मैंने, इससे आगे आप नहीं जाएंगे, इससे आगे आपको काम नहीं करना। टू विदड्रॉ फ्रॉम एनी एक्टिविटी, ठीक है, फ्रॉम एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी से विदड्रॉ कर लेना, आपको कोई काम करते करते बीच में अपने आपको मतलब उस काम को छोड़ देना। तो टू ड्रॉ दी लाइंस मीनिंग मीन्स का जो मैंने आपको समझाया यहाँ पे मतलब, इसका सही आंसर हो गया सी वाला ऑप्शन, टू सेट लिमिट्स। टू ड्रॉ द लाइन का मतलब टू सेट लिमिट्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंबाइन द फॉलोइंग टू सेंटेंसेस बाय सप्लाइंग एप्रोप्रिएट कनेक्टिंग वर्ड, ठीक है ना, हमें इसमें कनेक्टिंग वर्ड लगाना है। देखो आई एम पुअर, आई एम ऑनेस्ट, अब ये दोनों मैं ही हूं, ठीक है ना, मैं पुअर हूं, मैं गरीब हूं, और मैं एक ईमानदार भी हूं,
ठीक है ना। अब हम देखते हैं क्या हो सकता है। आई एम पुअर, ठीक है, एंड आई एम ऑनेस्ट, मैं गरीब हूं और मैं ईमानदार हूं। आई एम ऑनेस्ट बिकॉज आई एम पुअर, ठीक है ना, मैं ईमानदार हूं क्योंकि मैं गरीब हूं। तो क्या ये जरूरी है कि अगर मैं गरीब हूं तो ईमानदार होना ही जरूरी है? ठीक है, तो ये चीज नहीं फॉलो करेगी, ठीक है ना। ये हो सकती है, अभी हमें कंफर्म नहीं है, अभी देखते हैं पूरा। आई एम पुअर एंड देयरफॉर आई एम ऑनेस्ट, मैं गरीब हूं, ठीक है ना, तो इसलिए मैं ईमानदार हूं। वही वाली चीज पहले आ रही थी कि मैं गरीब हूं इसलिए मैं ईमानदार हूं। तो क्या ऐसा है कि अगर मैं गरीब हूं तो ये जरूरी है कि मैं ईमानदार हो जाऊंगा? ये आई है, वन नहीं है। तो आई एम पुअर आई एम ऑनेस्ट, इसका मतलब होता है हालांकि, सही से लिखते हैं इसको, हालांकि मैं पुअर हूं, ठीक है ना, और आई एम ऑनेस्ट। तो इसका मतलब हो गया कि मैं गरीब हूं, ठीक है ना, हालांकि मैं गरीब हूं, ठीक है ना, और मैं ईमानदार हूं। कहने का मतलब यह है कि मैं गरीब हूं लेकिन मैं ईमानदार हूं। तो यहां पर क्या है, आप इस वाले ऑप्शन इस वाले ऑप्शन में देखिए कि मैं गरीब हूं और मैं ईमानदार हूं, ठीक है ना, हालांकि मैं गरीब हूं लेकिन मैं ईमानदार हूं। ये मैंने डॉट लगाया इसलिए समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डॉट लगता है नॉर्मली, शायद लगाने नहीं हो इसमें। मैं गरीब हूं लेकिन मैं ईमानदार हूं, लेकिन वो लेकिन जो हटाने के लिए है यहाँ पे कॉमा लगाया, ओके। तो के साथ कभी कभी बट यूज करते हैं। तो आई एम, मैं गरीब हूं और मैं ईमानदार हूं, ये जरूरी नहीं है, हालांकि मैं गरीब हूं मैं ईमानदार हूं। ये चीज हमें एक तरीके से अप्रोप्रिएट लगती है कि एक कोई गरीब आदमी जो कि ईमानदार हो, ठीक है ना, वो इसलिए क्योंकि अगर गरीब है तो उसे पैसे की बहुत नीड होगी, और जब पेट पालना होता है तो आदमी ईमानदारी बेईमानी कुछ नहीं देखता, वो पैसा कमाना चाहता है, चाहे थोड़ा बहुत ही कमाए। जब गरीब आदमी है तो वो पहले पेट के लिए देखता है, ठीक है ना, अपने शौक मौज के लिए बाद में देखता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी वाला ऑप्शन, हालांकि मैं गरीब हूं लेकिन मैं ईमानदार हूं, या लेकिन की जगह में क्या, तो आई एम पुअर आई एम ऑनेस्ट। यूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, लगाने हमें इन द ब्लैंक्स डैश। वुमेन इज मोर सेंसिटिव देन डैश मैन, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, अगर हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं तो आर्टिकल में डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, इनडेफिनाइट और डेफिनाइट, ठीक है ना। तो डेफिनाइट का मतलब कि जब हम दा यूज करते हैं तो यह हमें बताता है कि जिस सेंटेंस में हम उस पर्टिकुलर नाउन प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वो चीज वही है, ठीक है। अभी कैसे समझाते हैं। और ए एन का मतलब ये, यानी कि हम एक कॉमन चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ही इज अ डॉक्टर, यह एक डॉक्टर है, ठीक है ना, ही इज द डॉक्टर, हु इज माई फ्रेंड, ये वो डॉक्टर है जो मेरा दोस्त है, ठीक है ना। तो कौन जो मेरा दोस्त है, ये वही वाला डॉक्टर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या, ही इज अ डॉक्टर, ये एक डॉक्टर है। अब ये कौन सा डॉक्टर है ये हमें नहीं पता है, इसके बारे में क्या हमारे पास जो मैं कह रहा हूं उससे मुझसे ये किसी भी तरीके से कोई रिलेशन समझ में नहीं पता चल रहा है। तो ही इज अ डॉक्टर ये एक जनरल टर्म है, ठीक है ना। और ही इज द डॉक्टर हु इज माई फ्रेंड, तो यहाँ पर ये हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि जो मेरा दोस्त है ये वही वाला डॉक्टर है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, डैश वुमेन इज मोर सेंसिटिव देन डैश मैन। हम अगर यहाँ पे अपनी बात को अगर हम हिंदी में बोले कि भैया जो लेडीज या वुमेन्स जो होती हैं वो आदमियों से ज्यादा सेंसिटिव होती है, ठीक है। अब अगर मैं आ का हूं यहाँ पे, तो आ का मतलब होगा सिंगुलर। अगर मैंने यहाँ पे ए लगा दिया और यहाँ पे द लगा दिया, अब वुमेन का मतलब कि एक औरत इज मोर सेंसिटिव देन द मैन, ठीक है ना। तो वो आदमी से ज्यादा सेंसिटिव होती है, एक औरत, ठीक है ना। अब यहाँ पे द लगा दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिख दिया द वुमेन, अगर ए हटा देते हैं, ठीक है ना, और मैंने यहाँ लिख दिया द। तो अब द से जो है मुझे ये चीज बता देगा भैया कि हम एक पर्टिकुलर किसी
वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर मैंने द वुमेन कह दिया तो मुझे उस चीज के बारे में स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मैं किस वुमेन के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन जो हमारा सेंटेंस है इसमें हम एक जनरल टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए द वाले सेंटेंस जो है हमारा वो नहीं आएगा, ना ही यहां पर आएगा ना ही यहां पर आएगा। तो जिन जिनमें द आ रहा है वो नहीं आएगा, क्योंकि डेफिनेट चीज हम नहीं बता रहे हैं, हम एक जनरल टर्म के बारे में बात कर रहे हैं कि जो वुमेन्स होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं ज्यादा कंपेरेटिव टू मेंस। ठीक है, अब आप ये देखिए, अब ए एन आप समझते हैं, एन लगाते हैं हम कब, वॉवल, ये वॉवल साउंड जब आती है तब आती है, और ए लगाते हैं हम कॉन्सोनेंट में। तो वुमेन और मैन, ठीक है, इसमें कोई वॉवल साउंड आ रहा है, वॉवल साउंड कौन सा है, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ना ये आ रहा है ना इनके साउंड आ रही है, तो सिर्फ दोनों हमारे जो ब्लैंक्स है उसमें कॉन्सोनेंट ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ डब्ल्यू है वहां एम है। तो इसका सही आंसर होगा अ वुमन इज मोर सेंसिटिव देन अ मैन, ठीक है ना, कि एक औरत ज्यादा सेंसिटिव होती है एक आदमी से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है हमारा, सी वाला ऑप्शन। सी वाला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अ वुमन इज मोर सेंसिटिव देन अ मैन। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस सेट ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, वन कंपाउंड यानी कि दो सिंपल सेंटेंस दे रखे हैं, इनको एक कनेक्टिंग वर्ड लगा करके इनको जोड़ के एक सेंटेंस लिखना है। ठीक है ना, कंपाउंड यानी कि दो अलग अलग टुकड़े, तीन टुकड़े दे रखे हैं, तीन टुकड़े हैं, इनको जोड़ना है और एक बनाना है। ठीक है, द विंड ब्लू, द रेन फेल, द लाइटनिंग फ्लैश्ड। ठीक है ना, आंधी, विंड ब्लू मतलब ब्लू यानी कि ब्लो का सेकंड फॉर्म है, हवा चली गया और हवा चली थी, तो विंड ब्लू हवा चली थी, बारिश रेन फेल बारिश हुई थी, और लाइटनिंग फ्लैश, ठीक है ना, आसमान में जो बादल में यानी कि जो बिजली थी वो चमकी थी खूब तेज। तो अब क्या होगा, पहली चीज तो अभी देखिए द विंड ब्लोज, हमें कहीं पर भी जब हम सारे सेंटेंस को जोड़ेंगे हमें इनका टेंस चेंज नहीं करना है। ठीक है ना, कभी भी हम दो या दो से ज्यादा सेंटेंस उन्हें जोड़ेंगे अगर किसी भी कनेक्टिंग वर्ड से, तो हम उनके सेंटेंस जो टेंस है उसको चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ब्लू है, यहाँ ब्लोज है, तो ये ऑप्शन हमारा ऑटोमेटिकली जो है वो ओमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर द विंड ब्लू, द विंड हैड ब्लोन, ठीक है ना, ये पास्ट है, ये पास्ट परफेक्ट में पहुंच गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, द विंड ब्लू, द रेन फेल, द रेन रेन्ड, रेन रेन्ड नहीं होती है। ठीक है, या तो इट रेन्ड हो जाएगा या रेन फेल हो जाएगा, ऑप्शन लिखा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा जो है वो ओमिट हो जाएगा। बाकी अब हमारा सिर्फ इतना ही समझने पे हमें पता चल गया कि आंसर हमारा क्या बनेगा। जो हमारे टेंसेज हैं वो सब हमें सेम रखने हैं, बस यहाँ पे जो बीच में कुछ कनेक्टिंग जोड़ना था हमें, द विंड ब्लू, हवा चली, बारिश हुई और बिजली चमकी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है हमारे पास, जो बी वाला ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो है ये सही हो गया 78 का हमारा, द विंड ब्लू, द रेन फेल एंड द लाइटनिंग फ्लैश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू चेंज द अंडरलाइन एडजेक्टिव इनटू एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव को हमें एडजेक्टिव फ्रेज में चेंज करना है। अच्छा, यहां से जो ये आई है इसको हटा के मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि सेंटेंस हमारा पूरा यहीं से रहे, वहां से हम आई देख के कंफ्यूज ना हो। अब देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव हम समझते हैं कि नाउन या प्रोनाउन की कोई भी प्रॉपर्टी बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज का मतलब कि जो हमने प्रॉपर्टी बताई है उसको अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं, उस एक पूरा फ्रेज लिख रहे हैं जिसमें हम उस एडजेक्टिव को समझा रहे हैं। अब जैसे लिख दिया, आई लाइक टू सी अ स्माइलिंग फेस। अब यहां पर देखिए, आई लाइक टू सी, मैं देखना मुझे पसंद करता हूं क्या, अ स्माइलिंग फेस, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो यहां पर फेस जो है वो मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराता हुआ चेहरा, तो एडजेक्टिव यहां पे हमारे पास क्या है, स्माइलिंग। अगर मैंने कहा कि मैं एक मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना पसंद करता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे वो चेहरे देखने पसंद है, या मुझे वो चेहरा देखना पसंद है जिसके ऊपर मुस्कुराहट होती है। ओके, ये मैंने अपना जो बात थी, मैं मुस्कुराते हुए चेहरे देखना पसंद करता हूं, उसको समझाया है कि जो मुस्कुराता हुआ है वो क्या चीज है या वो कैसे देखना चाहता हूं मैं। तो उस एडजेक्टिव को जो समझाया जाएगा उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। आई लाइक टू सी अ फेस विद अ स्माइल ऑन इट। ठीक है, मैं एक आई लाइक टू सी अ फेस, मैं वो फेस देखना पसंद करता हूं जिसके ऊपर स्माइल होती है। आई लाइक टू सी अ शाइनिंग फेस, मुझे एक चमकदार फेस पसंद है। आई लाइक टू सी अ ब्राइट फेस, ब्राइट फेस यानी कि बहुत ज्यादा मतलब अच्छा शक्ल का आदमी होता है, जैसे कोई गोरा भी हो सकता है। आई लाइक टू सी अ स्माइल, ठीक है, मैं स्माइल देखना पसंद करता हूं। तो मैं स्माइल देखना पसंद करता हूं ये नहीं होगा क्योंकि यहां से हमने फेस ही गायब कर दिया, इस सेंटेंस में से फेस गायब हो गया। आई लाइक टू सी अ शाइनिंग फेस, फेस पे शाइनिंग हो, ठीक है, तो कहीं भी शाइनिंग की बात नहीं आ रही है।
ब्राइट का मतलब भी वही हो गया, एक चमकता उजाला फेस, ठीक है ना। उजाले का मतलब वही बल्ब वाला फेस मत समझ लेना, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको समझाया अभी हिंदी में कि आई लाइक टू सी अ स्माइलिंग फेस को अगर मैं हिंदी में कहूँ और उस हिंदी को अपने वर्ड्स में समझाऊं कि मुझे एक ऐसा चेहरा देखना पसंद है जिसके ऊपर मुस्कुराहट होती है, तो आई लाइक टू सी अ फेस विद अ स्माइल ऑन इट, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ए वाला ऑप्शन हो गया। इसमें जो एडजेक्टिव था स्माइलिंग, इसको मैंने यहाँ पे समझाया है, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव। हमें पैसिव में चेंज करना है, ठीक है। अब पहले हमें एक्टिव में देखना पड़ेगा टेंस क्या है, और फिर उसका एक्टिव में पैसिव जब बनता है तो फॉर्मेट क्या होता है। द मेसन इज बिल्डिंग द वॉल, ठीक है। अब इस बिल्डिंग आ रहा है तो ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जब ये एक्टिव में है, अब जब इसका पैसिव बनता है तो ऑब्जेक्ट इज एम आर के साथ प्लस बीइंग लगाते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय के साथ सब्जेक्ट, ओके। तो अब हमें पहले देखना है सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या लिखना है, पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या, द बॉल आ रहा है सामने। फिर इज एम आर देखना है, ठीक है ना। बॉल अपने आप में सिंगुलर है तो हमें इज आएगा, इज वॉज, तो वॉज वाले कट गए। ये दो ऑप्शन हमारे ऑटोमेटिकली हमने एलिमिनेट हो जाएंगे। अब इज वाला हो गया। बीइंग आ रहा है, यहाँ बिल्ट आ रहा है डायरेक्ट, यहाँ पे बीइंग आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया हमारे पास, सी वाला ऑप्शन, द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मेसन, ठीक है। अगर हम इसको हिंदी में करें कि जो मजदूर है वो वॉल बना रहा है, ठीक है, जो वॉल है वो मजदूर के द्वारा बनाई जा रही है, इज बीइंग बिल्ट, कोई चीज कंटिन्यूअसली हो रही है, ओके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा सी वाला ऑप्शन हो गया 80 का। फिलिंग द ब्लैंक विद एन एप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब, हमें इसमें मॉडल वर्ब लगाना है, ठीक है। मॉडल वर्ब कौन से होते हैं, ठीक है, जो मेन वर्ब के साथ उनकी हेल्प करते हैं, एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब तो इज एम आर वाले होते हैं हमारे, ठीक है ना। ये मॉडल वर्ब वो होते हैं जो कभी कभी हम इनको अलग भी यूज करते हैं। माई फ्रेंड लिविंग इन यूएस डैश कम बट शुड आई बी सरप्राइज्ड, ठीक है ना। तो मेरा जो फ्रेंड है, ठीक है ना, वो यूएस में रहता है एक, ओके। अब ये कहना चाह रहा है कि मेरा माई फ्रेंड लिविंग इन यूएस डैश कम बट शुड आई बी सरप्राइज्ड। अब इसको समझते पहले, बट शुड आई बी सरप्राइज्ड, क्या मुझे सरप्राइज होना चाहिए, ठीक है ना। अब किस लिए, माई फ्रेंड लिविंग इन यूएस डैश कम, मेरा दोस्त जो यूएस में रहता है वो आएगा तो क्या मुझे उसको देख करके सरप्राइज होना चाहिए, ठीक है ना। अब कैन कम यानी कि आ सकता है, अभी कंफर्म नहीं आना। विल के आएगा, कैन कम, विल कम को मैं पूरा जोड़ के बता रहा हूं, ठीक है ना। कुड कम यानी कि आ सकता था, जब आ सकता था यानी कि अब नहीं आने वाला। माइट कम, यहां पर भी आने के चांसेस उसके 50-50 बहुत कम है, ठीक है ना। मे होता तो 50-50 होते, यानी कि होने की पॉसिबिलिटी होती। माइट का मतलब कि उसके आने के चांसेस हैं लेकिन बहुत कम है अभी। तो सिंपल सी चीज है कि मेरा दोस्त जो यूएस में रहता है, जब वो आएगा तो क्या उसे देख करके या उसको आने पर उसके मुझे सरप्राइज होना चाहिए, ठीक है। सिंपल अगर हम इसको हिंदी में चेंज करेंगे तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, यानी कि वो आएगा तब मुझे सरप्राइज होना चाहिए क्या, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है हमारे पास वो बनेगा विल। माई फ्रेंड लिविंग इन यूएसए विल कम, वो आएगा। माई फ्रेंड लिविंग इन, जो मेरा दोस्त यूएसए में रहता है वो आएगा, बट शुड आई बी सरप्राइज, तो क्या मुझे सरप्राइज होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो गया, ये बी वाला ऑप्शन, विल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच डिफर्स इन मीनिंग फ्रॉम द वर्ड एक्लिमेटाइज, ठीक है ना। तो एक्लिमेटाइज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को अच्छे से अडॉप्ट कर लेना। अडॉप्ट करने का मतलब तो गोद लेना नहीं होता है, यानी कि जिस चीज को हम फ्रेंडली हो जाते हैं, जिस चीज से हम बहुत ज्यादा वाकिफ हो जाते हैं, ठीक है ना, उसके साथ हमारा जो है तालमेल बैठने लगता है। पर्टिकुलर यहाँ कोई पर्सन नहीं है, हम किसी नई जगह हो सकते हैं, ठीक है ना, हम किसी नए ऑफिस में हो सकते हैं, ठीक है ना, या हम किसी नए प्रोफेशन में गए हैं, कोई फील्ड चेंज करके हम दूसरी जगह पर गए हैं, ये सब चीजें हो सकती हैं। किसी रिश्तेदार के घर गए पहली बार, तो वहां पर धीरे धीरे जब हम घुलने मिलने लगते हैं उस एनवायरमेंट में, उस जगह पे, उसे कहते हैं एक्लेमेटाइज होना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब देखिए डिफर्स इन मीनिंग,
डिफर्स इन मीनिंग का मतलब क्या हो गया कि हमें यहाँ पर इसका ऑपोजिट बताना है। सेम इन मीनिंग नहीं, डिफर्स इन मीनिंग, यानी डिफरेंट इन मीनिंग होना चाहिए, अपोजिट बताना है हमें। एक्लेमेटाइज मैंने आपको समझाया। तो एकोमोडेट का मतलब क्या होता है? एकोमोडेट यानी कि मतलब रहने सहने की जगह आराम से मिल जाती है हमें, जहाँ पे हम रह सकते हैं आराम से सुकून से। तो हम ऐसी ही जगह आराम से सुकून से रह सकते हैं जहाँ पे हम एक्लेमेटाइज होंगे, जहाँ पे हमारा दिल या हमारा जो नेचर स्वभाव है वो एक तरीके से मैच होने लगेगा। अडेप्ट करने का मतलब भी वही होता है, ठीक है ना, जब हम आसपास के वातावरण में अपने आप को घोल मिल लेते हैं, ठीक है ना, उसे अडेप्ट करना कहते हैं। एट्यून, ठीक है ना, आप सुनिए यहाँ पे ट्यून से मतलब है जो तालमेल मिलाना होता है ना, कहते हैं अरे ताल से ताल मिलाओ, जब गाना गाते हैं तो वो एट्यूनिंग होती है, ठीक है ना, कि जब हम इधर पीछे हमारे कोई म्यूजिक बज रही है और हम उस म्यूजिक के हिसाब से गाना गा रहे हैं। जो जो सिंगर्स होते हैं जब वो गाना रिकॉर्ड करते हैं तो वो पहले म्यूजिक बनती है, फिर वो म्यूजिक को सुनते हैं, फिर वो गाना जब रिकॉर्ड करते हैं तो म्यूजिक के साथ साथ जो गाना गाना है उसे एट्यून करना हो गया। वही चीज है कि यानी कि इधर म्यूजिक और सिंगिंग इन दोनों का तालमेल बैठ के चल रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल के एक बैलेंस बना के चल रहे हैं, जो यहाँ पे एक्लेमेटाइज का मीनिंग था। एवर्स का मतलब होता है कि डिफरेंस होना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? एवर्स। इस 82 का आंसर हो गया डी वाला ऑप्शन। कंप्लीट दिस प्रोवर्ब, ठीक है ना, कुछ कहावत है हमारे पास विद एप्रोप्रिएट, हम इस कहावत को पूरा करना है। ग्रेट डैश लिटिल वूल, ठीक है ना, तो अगर हमें कहावत सुनी है या पढ़ी तो हम समझ जाएंगे, यानी कि ज्यादा और कम ऊन। अगर इंग्लिश में कहेंगे तो इसका देखो सही आंसर सिंपली जो है वो है क्राई, ठीक है ना, क्योंकि साउंड आवाज हो गई, नॉइज शोर हो गया, वॉइस भी आवाज ही हो गई, ठीक है ना। तो अब ग्रेट क्राई लिटिल वूल ये एक प्रोवर्ब है। इस प्रोवर्ब का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा रोना किसी बहुत ही छोटी सी बात को लेकर के, ठीक है ना, कहते हैं कि बहुत ही जरा सी बात है उसको लेकर के इतना ज्यादा परेशान ना हो, तो उस चीज के लिए कहते हैं ग्रेट क्राई लिटिल वूल। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारे पास क्राई है, ठीक। ये प्रोवर्ब हमें समझने होंगे, मतलब याद करने पड़ेंगे जितने ज्यादा हो सकते हैं, उसके बाद ही हम इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अ फिगर विद मेनी एंगल्स और साइड्स इट कॉल्ड, ठीक है ना, हम उसमें पढ़ते हैं अपने मैथ में, फिगर अगर हम बनाएंगे तो कम से कम हमें 3 साइड चाहिए। 3 साइड वाला हमारा ट्रायंगल हो जाएगा, 4 साइड वाला हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है, 5 साइड वाला हमारा पेंटागन होता है। लेकिन हम ये जानते हैं, ठीक है ना, कि जो भी हमारे ये फिगर्स होते हैं जिनमें वो कई सारी साइड्स होती हैं, कई सारे एंगल्स होते हैं, ये इनकी एक पर्टिकुलर कैटेगरी होती है जिसे कहते हैं पॉलीगन्स। पॉली का मतलब ही होता है मैनी, ठीक है ना, गन्स यानी कि साइड एंड एंगल्स, ठीक। तो यहां पर क्या होगा? पॉलीगन, मल्टीपल एंगल, बहुत सारे एंगल से मल्टीपल एंगल होना मतलब नहीं, यहाँ पे हमें बहुत सारी साइड्स भी हमारे पास, तो डबल साइडेड में तो हमारा कोई फिगर बनेगा ही नहीं। न्यूमेरिक एस्पेक्ट्स, ये तो नंबर से रिलेटेड है, नंबर से रिलेटेड का मतलब ये न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में कोई भी नंबर लिख रहा हूँ, कोई इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी में कुछ लिख रहा हूँ, तो वो सब न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स ही हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? पॉलीगन, ठीक है। जो मैंने अभी आपको समझाया, यहाँ पे जितनी भी ये फिगर्स होती है हमारी ट्राइंगल और उससे आगे जो फिगर्स बनती चली जाती है, सब पॉलीगन की कैटेगरी में आती हैं, ओके। फिल इन द एप्रोप्रिएट वर्ड, आई एम ओवरवेल्म्ड डैश ग्रीफ, ठीक है ना। ओवरवेल्म के साथ जो भी प्रीपोजिशन यूज होता है, ठीक है ना, वो होता है बाई, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा, मतलब ग्रीफ का मतलब दुख हो गया, ठीक है ना, यानी कि एक ऐसी सैड न्यूज है, यानी ओवरवेल्म यानी कि कहते हैं ना कि इस बुरी खबर से मुझे बहुत ज्यादा ठेस कहते हैं, दुख पहुंचा है, ठीक है ना। एक तरीके से ठेस तो मतलब किसी की बात से पहुंचता है, कोई गलत बात बोल देता है हमें, ठीक है ना, यानी कि कोई भी एक हमारे पास सैड न्यूज आई, उस सैड न्यूज को सुन करके हमें यकीन नहीं हुआ, ये हमारा दिल बहुत ज्यादा उदास हो गया, उसे ओवरवेल्म्ड कहते हैं, ठीक है। तो इस ओवरवेल्म्ड से हमारे पास बाई वर्ड, एप्रोप्रिएट वर्ड, बाई प्रीपोजिशन यूज होता है। तो 85 का आंसर क्या हो गया? बाई। वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स एज अ हॉबी, ठीक है ना, तो कॉइन्स एज अ हॉबी जो पर्सन होता है, ठीक है ना, उसको कहते हैं हम न्यूमिस्मेटिस्ट, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी वाला ऑप्शन, ठीक। ऑपोजिट ऑफ प्रोफ्लिगेट, ठीक है ना, प्रोफ्लिगेट का मतलब होता है एकदम बहुत ही ज्यादा खर्चीला, ठीक।
अब बहुत ज्यादा खर्चा करने वाला जो है उसके कहते हैं प्रॉफिलिगेट। अब हमें इसका ऑपोजिट बताना है, ठीक है। वेस्ट करना यानी बहुत ज्यादा वेस्ट करता है पैसा, ज्यादा से ज्यादा चीज आप खर्च कर रहे हो वो वेस्ट ही होगी। तरीके से स्पेंड करना मतलब खर्च करना ही होगा, स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब वही होता है। माइसर का मतलब होता है बड़ा कंजूस, कंजूस किस्म का जो शख्स होता है। तो प्रॉफिलिगेट का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? माइसर, ठीक है। जो मैंने बताया प्रॉफिलिगेट का मतलब खर्चीला, ये सब यहाँ पे खर्च करने वाले हो गए, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? माइसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेज विद इन एप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है ना। हमें एप्रोप्रिएट वर्ड लगाना है। एज कूल एज, सेम वही चीज जैसे हमने पढ़ा था, एज ड्राई एज डस्ट। तो एज कूल एज यानी कि ठंडा होना, कितना ठंडा, कैसे, किसकी तरह ठंडा होना। तो एज कूल एज वाटर, ये एक सही वर्ब है, ठीक है ना। यानी कि पानी की तरह ठंडे रहो। बर्फ ठंडी होती है लेकिन बहुत ज्यादा जमी हुई होती है, ठीक है ना। तो पानी की तरह ठंडे रहना, एज कूल एज आइस यानी एज कूल एज वाटर, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि हमने कहा कि जैसे मैंने अपनी किसी दोस्त को कोई एक बहुत ही ज्यादा दुख वाली या बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज उसको सुनाई, लेकिन उसके बाद भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। तो मैं कहेंगे कि मैंने आई टोल्ड हिम दैट दिस हैपेंड, ऐसा कुछ हुआ, ठीक है ना। बट ही वॉज एज कूल एज वाटर, यानी कि उसके ऊपर कोई पड़ा है वो बिल्कुल इतना ठंडा था जैसे पानी की तरह, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इस चीज को सुन के कि मैं वो खुश हो या दुखी हो, ठीक है ना। कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं है उसका। तो इसका आंसर क्या होगा? एज कूल एज वाटर, ठीक है। द फ्रेज बैड ब्लड, ठीक है ना। तो बैड ब्लड का मतलब क्या होता है? बैड यानी कि गंदा खून, ओके। अब गंदा खून से आप समझिए कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि कोई बीमारी है, खून बह रहा है, काला खून है या एनिमिटी है। तो बीमारी से नहीं होगा बैड ब्लड, किसी का खून गंदा है तो उसको खून की बीमारी है जरूरी नहीं है। तो बैड ब्लड का मतलब, ठीक है ना। अब जैसे कि हम कहते हैं ना कि लोगों में कभी कभी कुछ फैमिली में किसी तरीके के डिस्प्यूट हो जाते हैं, ठीक है ना, भाइयों वगैरह में हो जाते हैं या और फैमिली में और लोगों में एक दूसरे कहते हैं यार वो तो हमारे का गंदा खून है। तो गंदा खून क्यों कहते हैं उससे? यानी कि एक ऐसा पर्सन होता है आपकी फैमिली का जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब झगड़ालू किस्म का है या जिसकी वजह से ज्यादा झगड़े होते हैं, ठीक है ना। तो एक तरीके से लड़ाई या एक तरीके से दुश्मनी से रिलेटेड है ये चीज, जो बैड ब्लड हम कई जगहों पर बोलते हैं या सुनते हैं बोलते हुए लोगों को। तो इस बैड ब्लड का मतलब बीमारी नहीं है, खून बहना नहीं है, काला खून नहीं है, एनिमिटी यानी कि दुश्मनी है, ओके। तो बैड ब्लड का मतलब यहां पर क्या होगा? इस 89 का सही आंसर क्या हो गया? डी वाला ऑप्शन, एनिमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल द ब्लैंक। हमें इस ब्लैंक को फिल करने के लिए सही वर्ड देखना है। आई हैव नेवर डैश ड्यूरिंग अ टेस्ट बट द अदर स्टूडेंट्स हैव ट्राइड इट, ठीक है ना। आई हैव नेवर, मैंने कभी नहीं करा, एक टेस्ट के दौरान क्या नहीं करा, ठीक है। बट अदर स्टूडेंट्स हैव ट्राइड इट, लेकिन और स्टूडेंट्स ने ये ट्राई किया है। क्या ट्राई किया है? बेट्राई करना, किसी को धोखा देना, ट्रिक, ठीक है ना, किसी तरीके की कोई चालबाजी करना, फेक, ठीक है ना, फेक यानी कि झूठी चीज बनाना या झूठा बनना, या चीटेड, ठीक है ना, या चीट करना। तो ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम्स में क्या, टेस्ट में क्या करते हैं हम? चीटिंग करते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? डी वाला ऑप्शन, ठीक है ना, चीटेड हो जाएगा। यानी कि आई हैव नेवर चीटेड, मैंने कभी भी चीटिंग नहीं करी है टेस्ट के दौरान, लेकिन और स्टूडेंट्स ने इस चीज को जो है ट्राई किया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया हमारे पास? चीटेड। तो यहां हमारा लेक्चर ही खत्म होता है। हमने 25 क्वेश्चंस जो हैं वो फर्स्ट वीडियो में देखे, ठीक है ना। ये हमारा सेकंड पार्ट था, इसमें हमने रेस्ट 25, 26 टू 50 क्वेश्चंस देखे हैं। जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है मेरी, वो लोग जाएं और हमारे यूट्यूब चैनल पे मेरी पहली वीडियो भी देख सकते हैं। और आई होप कि आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।